नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से बातें करेंगे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। देखिए, जब आपके साथ प्रोग्राम में कोई स्टार बैठा हो ना, तो ज़्यादा भूमिका नहीं बनानी चाहिए, पहले मिलवा देना चाहिए, फिर आगे बात करते रहेंगे। विक्रांत मैसी आज हमारे स्टूडियो में आए, फिल्म स्टार जाने माने, और आज की दुनिया में तो मतलब क्या ही कहें। आपको अंदाजा तो होगा ना आप कितने पॉपुलर हैं। जी, थोड़ा बहुत हो रहा है। बहुत पॉपुलर है। अरे क्या 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 गजब काम किया है आपने, मतलब 12th फेल और मिर्जापुर, मतलब अभी निठारी पर एक बेस फिल्म बनाई आपने, गजब। मतलब और टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो लोग कनेक्ट करते हैं कि भी हमारे आसपास की बातें जो वो हुई हैं। प्रदीप जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी प्रोग्राम में है। अच्छा मैसी साहब आज प्रोग्राम में इसीलिए हैं क्योंकि इनकी एक फिल्म आ रही है, 15 नवंबर को पिक्चर रिलीज होगी। पिक्चर का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। अब इन्होंने जो काम किया दिया, बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, सच बोल रहा हूँ आपको। बिल्कुल ये जो फिल्म बना रहे हैं, ये बनाई और जो दिखाएंगे, इस फिल्म में ये बात कर रहे हैं 25 फरवरी 2002 को, 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड जो हुआ था। साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से आ रही थी, इसके अंदर कार सेवक थे, पुरुष महिलाएं बच्चे सब। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है सुबह के शायद 4 बजे के करीब। वहाँ पर कुछ होता है, ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, और ट्रेन की 2 बोगियों में S6 S7 में आग लगी या लगाई, विषय दरअसल यही है, लगी या लगाई। 59 लोग मारे गए, जिसमें अभी मुझे विक्रांत बता रहे थे सबसे कम उम्र का जो उसमें बच्चा मरा था, 2.5 साल का बच्चा था। 59 लोग जलकर मर गए। और उसके बाद जो हुआ, गुजरात के राइट्स हुए, दंगे हुए, वो तो फिर दुनिया ने उसके बारे में क्या क्या नहीं लिखा, क्या फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, सब कुछ हुआ। बहुत गंगा बह गई उसके बाद आगे। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? गोधरा से। गोधरा में हुआ क्या था उसको भूल गए सब, और ये सच्चाई है। तो इसलिए पहले तो इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आमतौर पर शायद लोग नहीं उठाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये फिल्म क्यों? सर, ये फिल्म सबसे पहले तो मैं श्रेय देता हूँ जो निर्माता है हमारी, एकता कपूर जी। तो ये सब्जेक्ट वो लेके आई मेरे पास, और जब वो सब्जेक्ट लेके आई तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कंसीड करता हूँ कि मैं थोड़ा डरा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आमतौर पे लोगों ने, और ख़ास तौर पे सिनेमा में, इस विषय पे किसी ने बात नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम्हें संकोच है, तो तुम एक काम करो, ये स्क्रिप्ट तो तुम पढ़ना ही, पर साथ ही साथ में उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल दिया। 22 साल बीत गए सर, इतना वक्त बीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, लोग अपनी सज़ा काट भी रहे अंदर। तो अब कहीं ना कहीं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द डस्ट हैज़ फाइनली सेटल्ड। तो जब मैंने वो रिसर्च कहानी तो पढ़ी, फिर जब रिसर्च मटेरियल मैंने पढ़ा, और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अनफॉर्चुनेटली इस विषय पे जो 27 फरवरी को हुआ, सुबह जो हुआ, 4 बजे ट्रेन आने वाली थी, लेकिन 4 साढ़े 4 घंटा लेट हुई। फिर सुबह 8 साढ़े 8 9 के करीब गोधरा पहुंचती है ट्रेन। उस विषय पे किसी ने बात नहीं की है, और जो बात अगर हुई भी है वो इतनी मिस इन्फॉर्म्ड है। तो फिर मैंने इस फिल्म के लिए सोचा कि यार ये कहानी तो कहनी पड़ेगी। फिर अपने घर में चर्चा की, घर में, परिवार में, एक्सटेंडेड परिवार में चर्चा की, लोगों से पूछा कि चलो आपको तो पता ही होगा, बड़ों से बात की तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। जो थियरीज थी वो थियरी मेरे खुद के घर में चल रही हैं। बच्चे हैं 14-15 साल के जो तब पैदा नहीं हुए थे, उनको पता नहीं था कि हुआ क्या, वो तो जानते ही नहीं है। वी रियलाइज्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि वो 59 लोग जो थे, जो जिनको जिंदा जला दिया गया, वो मेयर स्टैटिस्टिक्स बन के रह गए सर। मैं इतने जर्नलिस्ट से मिला हूं इस तैयारी के दौरान, मैंने उनसे एक सवाल पूछा जिसका फाइनली हमने सोचा कि ये एक फिल्म का, हमारी फिल्म का डायलॉग होना चाहिए, फिल्म का हिस्सा होना चाहिए, कि वो 59 लोगों में से किसी को भी 2 लोगों के नाम नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि एक जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे देश का 9/11 था। पूरा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक आपके देश का बदल गया, पॉलिटिक्स बदल गई, कल्चर बदल गया, एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल गया, ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशंस बदल गई। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी वांटेड टू टॉक अबाउट, और वो आप ट्रेलर में देखेंगे कि मीडिया का क्या रोल था। जो डेमोक्रेसी का आपका चौथा पिलर है, जो आपकी जनता की आंखें और कान है, उन्होंने क्या किया?
क्या उन्होंने सत्य जो हुआ वो बताया आपको? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? सो दीज आर थिंग्स वी थॉट कि भैया ये कहानी हम लेके आते हैं, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी ने सिनेमा में इस विषय पे बात नहीं की तो हम करना चाहते हैं। चर्चा बहुत वायरल होने वाली है आज होगी। एक चीज में, एक वाक्य जो इन्होंने कहा, सर मैं एक बार उनका ट्रेलर प्ले करना चाहता हूं क्योंकि फिल्म का, सॉरी मैं आपको बीच में बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक मेरा उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। ट्रेलर से पहले जी सर। कोई भी कलाकार कोई प्रोजेक्ट लेता है तो ही हैज टू बी कन्विंस्ड विद इट जी अंदर तक कि जो मैं कर रहा हूं मेरी कन्विक्शन है इसका। जी आपने कहा मैंने इसकी रिसर्च भी पढ़ी, केवल स्क्रिप्ट नहीं। जी देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट इन योर माइंड कि वो कोच जलाए गए थे। सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर, और अगर आप सिलेक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी करेंगे तो गड़बड़ है। समवेयर द बक हैज टू स्टॉप। ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशंस तक ठीक हैं, मतलब मोहल्ले में बात होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। देखिए, सिलेक्टिविज्म समवेयर इट हैज़ टू स्टॉप। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो क्या आप बैठ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डाउट करेंगे? थैंक यू। आपकी फिल्म अगर जितना आप बता सकें, जी जी। कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? तो सर, जैसे मैंने कहा कि हमारी फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे बेस्ड है, और स्ट्रिक्टली हमने जो 27 फरवरी की सुबह हुआ उस पे हमने बात की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उस विषय पे आपको सिनेमा पे कुछ नहीं मिलेगा, और सिनेमा से दूर अगर आप डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि जर्नलिज्म के ऊपर है। आपने अभी टीजर भी देखा कि 3 पत्रकार हैं, अंग्रेजी पत्रकार हैं एक, और एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है, और एक हार्डकोर हिंदी जर्नलिस्ट है आपका। आप कौन से उसमें? मैं उसमें सर हिंदी पत्रकार बना हूँ उसमें, और उनकी क्या फाइंडिंग्स होती हैं, और उनकी फाइंडिंग्स के साथ साथ चर्चा जो उस वक्त समाज में चल रही थी, देश में चल रही थी, उसको हमने वो मिसमैच, वो मिसकम्युनिकेशन को दिखाने की कोशिश की है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडिया थ्रू दिस इंसिडेंट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। जो सच था वो वैसा का वैसा नहीं दिखाया गया, ये मतलब? सर, ये तो सभी जानते हैं कि 2002 से लेके 8-9 तक कितनी थियरियां थी। जब आप थियरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये एक अंदेशा देता है कि सच्चाई बहुत दूर थी उस वक्त। बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। थ्योरी वही आती है जहां पर आप जहां फैक्ट पर पर्दा डाला हुआ हो या डाउट किया जा रहा की हो। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक बात जो विक्रांत जी ने शुरू में कही, पहला इनका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था कि जब इनको सब्जेक्ट बताया गया तो थोड़ा डरे। 22 साल में ये अंतर हुआ है, ये थोड़ा डरे। आज से 20 साल 18 साल पहले अगर ये सब्जेक्ट आया होता तो ये बहुत ज़्यादा डरे होते, और इनकी जगह कोई भी होता तो ये जो नैरेटिव का वॉर है, जिसमें एक तरफा नैरेटिव चलता है, जो ताकतवर हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, सत्ता है, मीडिया है, और मतलब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, जुडिशरी का भी एक हिस्सा है, उन सब लोगों के लिए एक तरह का एक तरफा नैरेटिव गढ़ना आसान होता है। और दूसरी बात जो इन्होंने, और वो हुआ इस गोधरा के मामले में पूरी तरह ब्लेटेंट तरीके से हुआ। आप 59 लोगों की जान गई, इस मुद्दे को कहते हैं कि सेकेंडरी है, इसकी बात मत करो। उसके बाद जो दंगा हुआ उसकी बात करो। दंगा किस लिए हुआ इसकी बात मत करो, लेकिन दंगा हुआ इसकी बात करो। और दूसरी बात इन्होंने जो कही, 3 पत्रकारों की बात कही, देखिए ये सच जो है आज़ादी के बाद से, ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान से देखिए, आज़ादी के बाद भी, कि सच ऐसी घटनाओं का हमेशा भाषाई पत्रकार सामने लेकर आते हैं। जो रोल इन्होंने प्ले किया, बताया, पत्रकार है, ठीक कह रहे हैं। तो आप मीडिया को देख रहे, हम लोगों ने, मतलब ये घटना तो हम लोगों के सामने की है, ऐसा भी नहीं है कि हमने किताब में पढ़ा उससे पता चला है। किस तरह से रिपोर्टिंग हुई अंग्रेजी मीडिया में और भाषाई मीडिया में, दोनों का अंतर देख लीजिए, आपको बड़ा साफ डिवीजन नजर आएगा। तो ये है अपने देश की सच्चाई कि विदेशी मीडिया जो है उस पर अब भी वो जो कॉलोनियल पावर्स थी उनका हैंगओवर है, उन्हीं का एजेंडा चलाते हैं। वरना आप मुझे बताइए कि क्यों 59 लोगों की जान गई, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक आदमी की लिंचिंग हो जाती है तो देश में और विदेश तक चर्चा होती है।
होनी भी चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसकी चर्चा मत करो। अगर उसकी चर्चा कर रहे हो तो सांप्रदायिक। थोड़े से और फैक्ट्स दे देते हैं व्यूअर्स को फिल्म के, क्योंकि सबसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। जो बात हुई कि भाई सर ने जो कहा, विक्रांत ने जो कहा, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। दंगे हुए, 1000 लोग मारे गए, कुछ कहते हैं अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 2000 मारे गए, उस पर बात करो ज़्यादा। वो बहुत विभत्स चीज़ थी, उस पर बात होनी ही चाहिए, तो बहुत बात हुई है। लेकिन जो रूट था वो 59 लोग, उनको किसने मारा? अब जब आप सच को पूरी तरीके से पर्दे में नहीं डाल पाते ना, तो धूल उड़ा दो और कंफ्यूज इतना कर दो कि कोई एक क्लियर थॉट इमर्ज ही ना हो पाए। तो क्या हुआ इस गोधरा केस के साथ? कमीशन बने, एक कमीशन बनाया गुजरात सरकार ने, मोदी जी ने, नानावटी शाह कमीशन बनाया। उसकी एक रिपोर्ट आई, उसने माना कि जलाया गया, कोच जलाया गया। एक भीड़ आई, एक मॉब आया था 1500 लोगों का, और उसने उस 2 कोच वो जलाए। उस वक्त सरकार में बैठे हुए थे, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे। उन्होंने एक अलग कमिटी बना दी, अलग कमीशन बना दिया, यूसी बनर्जी कमीशन। एक आदमी तो अंदर से आग लगी थी। कुछ ये हादसा है, खाना बन रहा था, शॉर्ट सर्किट हो गया, 2-3 थ्योरी उन्होंने प्लॉट करी। आदमी कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज। सच क्या है? देखिए सौरभ, अगर ये मानना बड़ा आसान है कि ट्रेन में आप जनरल बोगी में देखिए तो लोग स्टोव वगैरह लेकर चलते हैं, तो इसलिए जानबूझकर इस तरह की बात सर यही था कि इससे कंफ्यूजन कि अंदर महिलाएं खाना बना रही थी, स्टोव जल रहा था, इसीलिए ब्लर कर दो कि जो है, जो झूठ है वो सच जैसा लगने लगे और सच को पूरी तरह से दबा दो। और इसमें वो सफल रहे, इसमें कोई, हालांकि वो रिपोर्ट हाईकोर्ट ने बिल्कुल डस्टबिन में डाल दी। लेकिन जो प्रदीप जी ने कहा वो लोग सफल रहे। अगर आप जाके आज किसी बच्चे से पूछो 2002 का मतलब क्या, तो बोल के दंगे क्यों हुए उसे मालूम ही नहीं है, उसे ये घटना तक नहीं मालूम है। 59, 49 तो अलग बात है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पहले कौन मारा गया। तो पिक्चरें बनी, बहुत सारी पिक्चर बनी, परजानिया बनी, फराक बनी, देव बनी, काईपोछे बनी। उन्होंने दिखाया 5 सेकंड का, लिटरली 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड के सीन दिखाया। ट्रेन में कुछ हुआ और दंगे हो गए। पूरी पिक्चर में दंगे हो रहे हैं और मर रहे हैं लोग मर रहे हैं। उसमें जो विभत्स हो रहा है उसमें कोई एक साइड में दिखाया जा रहा है। उन्होंने, आई थिंक मीडिया ने किस तरह से नैरेटिव घड़ा, 2002 उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये मूवी अभी देखी नहीं, ट्रेलर से लग रहा है ये मेरे ख्याल से एक बड़ा बस्ट करेगी जो भारत के इतिहास में है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट बैठा, हाई कोर्ट आपकी बैठा। फिल्म कैसे दिखाती है कि इस घटना को डाउट, इस पर डाउट क्रिएट करना वो मीडिया ने कैसे किया? सर उसके लिए आप फिल्म देखिएगा 15 को, क्योंकि ये जो आपके सवाल हैं ये बड़े लाजमी सवाल हैं। और ये एक इंटेलिजेंट आदमी या एक कॉन्शियस आदमी या इंसान हमारे समाज का वो ये सवाल पूछेगा। मैं पिछले 4 दिनों से कई पत्रकारों से मिल रहा हूँ, आपके कॉलीग से मिल रहा हूँ, हम सब मिलकर खुली बात कर रहे हैं और ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं। पर अगर मैं जवाब देना चाहता हूं और मैंने जवाब दिया है, पर मैं कहानी और सिनेमा के माध्यम से देना चाहता हूं। मीडिया का जो रोल है सर, मैंने आपसे भी कहा था और ये मेरा खुद का मानना है कि वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर किसी कारण उसको कहा जाता है। वो उस समाज की आंखें और कान है। अब जैसे मैं आपको अपने घर की बात बताता हूं, मेरे पिताजी जो हैं उनका रूटीन होता था, रात को काम से आते थे, वो बैठते थे, आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़ देखते थे, फिर अपना खा पी के सो जाते थे। वो आदमी जिसने 40 साल एक रूटीन फॉलो किया, आज वो रात को बैठ के न्यूज़ नहीं देखता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि न्यूज़ पे क्या दिखाया जा रहा है। अखबार अगर आप उठाते हैं तो आपको ये भरोसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सच पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक क्लियर लेफ्ट और राइट का डिवाइड हो गया है हमारी सोसाइटी में, आज एज एन एक्टर कहीं ना कहीं हम, इनफैक्ट एक्टर तो बहुत ज्यादा शिकार बनते हैं इन तमाम चीजों का। अभी जैसे आप एक्टरों से पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं, हमारी कोशिश ये इस फिल्म से ये रही है कि फॉर वंस, और बहुत मुश्किल है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के कारण ये इतना लेफ्ट और राइट हो गया है, वो 2 घंटे 10 मिनट के लिए ये सब हटा के इंसानियत के नाते ये देखो कि वो 59 लोगों को तुमने सिर्फ आंकड़ों के तौर पे देखा है। और जैसे हमने बात की कि एक 2.5 साल के बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या मजहब का हो, एक 2.5 साल के बच्चे को तुम किसी रिलीजियस एंगल से देखोगे, जो अब तक अपने पैरों पे खड़े होकर चलना सही से सीखा नहीं है, उसको जिंदा जला दिया गया, उसको आप लेफ्ट और राइट के एंगल से देखेंगे। देखा जाता है, अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं देखा जा रहा है? मुझे देखा जा रहा है सर। और मैं वही कह रहा हूं कि और मुझे तो वैसे आदत है, मुझे पिछले 3-4 साल से आदत हो गई है कि मुझ पे लोग निशाना तानते हैं और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे परिवार को फर्क पड़ता है। उनका सिनेमा से, मीडिया से, फेम से कोई लेना देना नहीं है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वेरी स्ट्रांगली फील सर कि इंसानियत आज भी जिंदा है।
मैंने जब 12वीं फेल की बात की, या जब मैंने सेक्टर 36 में उन लोगों की बात की जो ब्रिज के नीचे रहते हैं, जिनकी आबादी इतनी है कि उनमें से 2-4 कम हो जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे समाज के एक सोशियो इकोनॉमिक वर्ग की, वो गरीबों को उसी नज़र से देखता है। मैं जैसे मैंने कहा, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं सेकंड जनरेशन मुंबई का रहने वाला हूँ। हमें पता है कि हमारे आसपास के लोग गरीबों को किस नज़र से देखते हैं। जो आपके घर में काम करता है, जो आपके लिए रोटी बनाता है, वो आपके एलिवेटर में नहीं आ सकता, उसकी एक अलग एंट्री एग्जिट होती है। बाहर लिख देते हैं एलिवेटर के, वो सर्विस बाहर लिखा होता है सर्विस लिफ्ट। तो ये तमाम चीज़ों के लिए अब, और मैंने हमेशा कोशिश की है सर कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल कमेंट्री करूं। क्यों? क्योंकि आज मैं जो भी हूं, जो मेरे पास जो भी है, जो प्रिविलेज मेरे पास है, मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई करता हूं। मैं प्रिविलेज से आया नहीं, वो प्रिविलेज मैंने कमाया। इट इज अबाउट टाइम दैट आई गिव इट बैक टू माई पीपल, जिनकी वजह से मैं हूं। ये लेफ्ट और राइट का जो आप डिवाइड बात कर रहे हो, जी। ये तो फैक्ट है, रियलिटी आज के समाज की हकीकत है, ये हुआ है और हर जगह हो गया है। क्यों सर, गलत तो नहीं? बिल्कुल। सब जगह हो चुका है, परिवारों के अंदर हो चुका है। एक भाई एक बहन अगर इस साइड है, दूसरा उस साइड है। सर, मेरे इसमें छोटी सी बात, बट मैं जो कहना चाह रहा था, सॉरी प्लीज, मैं ये कहना चाह रहा था, इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, मुझे नहीं पता, मैं मेरी बेस्ट विशेस आपकी फिल्म के साथ, लेकिन इसकी कैजुअलिटी सबसे बड़ी ट्रूथ होती है कि अगर कोई मुझे राइट अलाइंड मानता है, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं जो सच है, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी सामने वाला मुझे ये साबित करने के लिए, अरे ये तो इधर का आदमी है यार, इसकी बात सच कैसे हो सकती है। सर, मेरे साथ भी तो वही हो रहा है। मेरे साथ भी वही हो रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो ठीक है, तुम मुझे गाली दो। जैसे मैंने कहा, मैं तो आदी हो चुका हूं इस चीज का, लेकिन ये कहानी में जो मैं बता रहा हूं वो तो सच है, पर तुमको देखना नहीं है। वो तुमको कलर करके देखना है तुम्हारा, और जानकारी ना होने के बावजूद कि हाँ ये तो उस विषय की बात है, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो ये राइट की बात कर रहा है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोगों से, क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि कहीं ना कहीं फीलिंग, सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं, इमोशंस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बेचते हैं अभिनेता होने के नाते, कलाकार होने के नाते, वो जिंदा है आज भी। अब तक हमारी रूह खत्म नहीं हुई है। तो अगर वो है, और जो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अच्छे लोग हैं जिनकी रूह जिंदा है, वो लेफ्ट राइट हटा के ये कहानी देखेंगे और वो जानेंगे कि उन 59 लोगों के साथ क्या हुआ, और मीडिया का क्या रोल था, समाज का क्या रोल था। मैं मीडिया पे आता हूँ, घटना की थोड़ी सी और बात कर ले। हमने बताया 2 कमीशन बने, एक ने बता दिया कि हादसा था, दूसरे ने बताया नहीं ये उन लोगों को जिंदा जलाया गया था, मॉब ने उनको जिंदा जलाया था। अब जरा कल्पना कीजिए वो दौर क्या था, सर ज़्यादा बताएंगे। सेंटर में कांग्रेस की सरकार, उधर मोदी चीफ मिनिस्टर, ये हमने बता दिया, लालू जी ने कमीशन बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि जांच करो, एसआईटी बनाई, स्पेशल टीम बनाई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, वो कहती है कि नहीं जलाया गया है, तब भी लोगों को डाउट है। पहली बार और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चीफ मिनिस्टर को एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा। आज किसी चीफ मिनिस्टर को बिठाते हैं 8-8 10-10 घंटे, कहते हैं एसआईटी ने बुला लिया, एसआईटी ने बुला लिया। मोदी 10-10 घंटे बैठे, समन भेज दीजिए, समन भेज दिया तो फिर मिला जाते हैं। 9 घंटे मोदी जी ने उस कमेटी के सामने बैठे थे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एक कमेटी। डिस्क्लेमर दे दें कि विक्रांत मैसी मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। थैंक यू सर। इनका कोई ओटीटी पर हो या फिल्म हो, वो मैंने छोड़ा नहीं। बल्कि आजकल ओटीटी अगर आप ट्रांसफर करो तो लेकिन अक्सर इन्होंने विक्रांत एक की बात कही कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं इनको देखकर कह रहा हूँ, इस फिल्म में इनके काम करने की हामी भरने पर कह रहा हूँ कि कलाकार भी जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। क्योंकि देखिए, ये इस फिल्म को नहीं करते, कोई और फिल्म मिल जाती, कुछ भी और करते, उतनी 50% उतनी सक्सेसफुल होती। उनको सक्सेसफुल होने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए इस फिल्म की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन सच के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाना, उसको नमस्कार करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दूसरी बात, आप कलाकार को पेंट मत करो यार। मतलब वो एक कहानी बता, वो कहानी बता रहा है, उसके पीछे मत पड़ जाओ। कल को हो सकता है वो आज जिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है देख करके, हो सकता है कल को वो आपको ऐसी कहानी बताओ जो उसी आज जो जिसको खुशी हो रही है उसको ना पसंद है, लेकिन वो उसका कन्विक्शन है या कलाकार का, उसको वो अच्छी उसका सच है, उसमें दिख रहा है उसको, तो वो कहानी कह रहा है। ये बात खैर बात आपने बहुत अच्छी कही। थैंक यू फॉर सेइंग दिस थिंग सर। थैंक यू क्योंकि पता नहीं, शायद आपको पता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे और प्राइवेट इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, हमें पता है तुम कहाँ रहते हो। कुछ ही महीनों पहले कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स 18 वाला आपका ट्वीट पे बड़ा मेरे हंगामा 15 वाला ट्वीट है, 15 वाला मेरा 9 साल पुराना वाला ट्वीट निकाला, जिसकी अपॉलॉजी भी मैंने दे दी।
और मैंने अपनी सारी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं। वो कह रहे हैं हमें पता है तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ से गुजरते हो, हमको पता है, तुम्हारी गाड़ी का नंबर हमको पता है, क्योंकि मीडिया में जब अपराधी हमारी तस्वीर खींचते हैं तो नंबर गाड़ी का आ जाता है। तो उससे मेरे घर वाले बड़े आप घबराए, इनमें से ज्यादातर तो होते हैं फुकरे, नेमलेस फेसलेस पीपल। बट इनको मतलब वैसे भी नहीं लेना चाहिए, सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप आई एम श्योर कि इस पर कोई अथॉरिटीज भी नजर उसमें रखी हुई होगी। तो लेकिन आप इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर रहे इस सर में? ये एक सोशल कमेंट्री है सर, ये एक सोशल कमेंट्री है। ये उम्मीद है कि आप और मैं, हम कहीं ना कहीं, अभी जैसे जो वातावरण की आपने बात की, आज ऐसा वातावरण है, रिश्ते टूट गए या दोस्तियां टूट गई। मैंने 30-30, 32-32 साल पुराने दोस्त खोए हैं सर। जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ हूं, जिन लोगों के साथ मैं दूसरी कक्षा से साथ में पढ़ा हूं, मैंने उनको खो दिया है। अच्छा, पिक्चर अब तक निकली नहीं है क्योंकि पिक्चर अभी अगले हफ्ते आनी है। आपने हाँ कह दिया पिक्चर के लिए, क्योंकि मैंने ये पिक्चर की है। खैर, और ये अनफॉर्चुनेट वातावरण है हमारे देश का। तो एक सोशल कमेंट्री है कि आज चाहे हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो भी हों, और ये भी सच है कि आज जो मेरा सच है वो आपका प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम टेबल पे बैठ के खाना तो साथ में खा ही सकते हैं कि नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक। ये पिक्चर भी देखेंगे जाके लोग, देखिएगा सर प्लीज। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपसे पूछा था, मतलब जरूर देखेंगे। आपने इसमें पॉलिटिकल फिगर्स दिखाए हैं क्या जो हम लोग बात कर रहे हैं? ट्रेलर में लगा थोड़ा सा सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, इस टाइप के लोग सर वो आप डिपिक्ट हुए? वो आप पिक्चर देखिएगा सर। कुछ नहीं क्योंकि आजकल मैं सच बताऊं, और मुझे ये नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा चैनल है आपका, देश भर में लोग देखते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हर बात पे हमारे पास लिटिगेशन आ जाती है। मैं इतनी फ्रिवलेस एक बात आपको बताता हूं, सेक्टर 36 नाम की जो मेरी फिल्म की है, हमारे नोएडा के सेक्टर 36 ने हम पे लिटिगेशन भेज दिए, तुम हमारा सेक्टर का नाम खराब कर रहे हो। अब मैं स्क्रिप्टें पढ़ के काम करूंगा, कहानियां बोलूंगा, या कोर्ट के चक्कर काटूंगा। तो इसीलिए मेरे को कंसीड करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वातावरण है कि कल को घर पे एक नोटिस आ जाएगा। आप ये बता सकते हैं मुझे कि 27 फरवरी की सुबह जो हुआ था, जी सर, वो जो फिल्म दिखा रही है जी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो सर जैसे मैंने कहा कि ट्रेन हुई 4-4.5 घंटा लेट, आनी थी रात, आधी रात 4, सवा 4, 4:30 तक आनी थी, पहुंची करीब 7:45 बजे, 8, पौने 8 तक पहुंची। अलग अलग थियरियां हैं जो फिल्म का हिस्सा हैं, कि किसी लड़की को किडनैप करके अंदर खींच रहे थे, किसी चाय वाले के साथ लड़ाई हो गई, 2 बार चेन पुलिंग हुई, 4 से 8 मिनट के गैप के अंदर 1500 की भीड़ इकट्ठी हुई। तो ये सारी चीजें जो थियरियां उस वक्त ग्राउंड पे चली हैं, और जो थियरीज हमारे पॉपुलर कल्चर में सच का नकाब लगा के घूम रही थी, वो सारी चीजें हमने इस फिल्म में बात की हैं। वो रिपोर्ट तो इतनी स्पेसिफिक है, 1540 लोग गए, 1540 लोग। बात है कि ओपिनियन हम 4 लोग बैठे हैं, अलग अलग हो सकती है किसी भी विषय पर, और जरूरी नहीं कि एक जैसी ओपिनियन हो, चाहे एक जैसा सोचने वाले हो तो भी। लेकिन फैक्ट्स हमारे चारों के अलग अलग नहीं हो सकते, फैक्ट तो एक ही हो। फैक्ट ही तो अलग बताए गए, वही कह रहे हैं, और उसी को दबाने की कोशिश हुई कि भाई नहीं, वो ट्रेन में जो लोग थे उनकी स्टेशन पर बहस हो गई, स्टेशन पर चाय वाले से किसी से बहस हो गई। इसके बाद बाहर जाकर के चेन पुलिंग हुई, चेन पुलिंग बार बार हुई, ये ट्रेन का ड्राइवर बोलता है बार बार चेन पुलिंग हुई। नहीं, चेन पुलिंग के रिकॉर्ड होंगे, जब जल रहा होगा तो चेन पुलिंग हुई भी होगी, वो अलग बात है। देखिए, इवन इतना कि 2 बार मॉब आया, एक बार नहीं 2 बार मॉब आया। मुझे नहीं पता आपकी फिल्म में है कि नहीं है, बट रिपोर्ट सेज कि एक बार में नहीं, भीड़ 2 बार आई। देखिए, जो जलाने के लिए प्रदीप जी ने शुरू में कहा कि और उसकी प्लानिंग रात में हुई थी। एक है फैक्ट, उसके ऊपर आप इतने सारे कंफ्यूजन के लेयर चला दो ना, तो कि जो उसकी काउंटर थ्योरी वो भी एक नहीं है, 1, 2, 3, 4, जिससे आदमी कंफ्यूज, अरे यार पता नहीं क्या हुआ था, लोग जले, दंगा हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा। और अगर आप नानावती कमीशन की 2000 पेज की रिपोर्ट पढ़ें, उस पिक्चर को देख के समझ में भी आएगी, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कैसे रैग्स में पेट्रोल डाला लगा भिगा भिगा के रखा गया, जिससे आग लंबे समय तक जले, उसमें डिटेल में बताया गया। उस फैक्ट्स को आप कैसे उड़ा दिया? फिर आपने कहा नहीं वो तो स्टोव जला रहे थे, उससे इतने सारे लोग, 2 डब्बे जल गए एक स्टोव के। स्पेसिफिक शब्दों का इस्तेमाल ये था कि ताकि समय का इस्तेमाल हो, वो गोलियों को भिगाकर पहले इसलिए रखा गया कि ताकि समय बर्बाद ना हो। These were the accurate words. और उसके मेन कॉन्स्पिरेटर वगैरह सब बाद में पकड़े गए, और पकड़े भी गए, हम लोग जेल में भी हैं, अभी तक पकड़े गए, 6 साल पहले तक भी वो लोग फरार थे, अभी हुई हैं उसमें गिरफ्तारियां। सर, अगर आपको थोड़ा सा आप रिकॉल कर रहे हो, अगर जैसे, क्योंकि उन्होंने मीडिया के रोल पर भी बात कर रही है ये फिल्म, उस अगले दिन की क्या अखबारों की हेडलाइन थी
आप तो एडिटर ही होंगे तब भी। नहीं, हाँ, अगले दिन के हेडलाइन तो आप समझिए कि अगले दिन बजट था, अच्छा अच्छा हाँ, पार्लियामेंट का फरवरी। सेशन चल हाँ, रहा पहले तो था, फरवरी अंत में होता था आम बजट। बजट था। बिल्कुल। और उस समय जो है ये 59 लोगों की बात को बहुत बड़ा न बनाया जाए, इसकी कोशिश हो रही थी कि 59 लोग जलाकर मार दिए गए। और जैसे ही दंगा शुरू हुआ फिर पूरी कहानी बदल जाती है और ये साबित करने की कोशिश होती है कि ये दरअसल उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने दंगा किया है, जिससे उन्हें रीजन ताकि उनको दंगे का बहाना मिल सके। अब आप समझिए कि आप जो है, जो पीड़ित है उसी को बता रहे हैं कि ये असल में दरअसल एक्यूज्ड है। ये कहानी चली। बात सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि जो लोग कॉन्स्पिरेटर थे उनको सजा हुई, पकड़े गए। जिन लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की, गलत नैरेटिव गढ़ा और उसको देश और दुनिया भर में चलाया, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन। मैं मानता हूं कि शायद उन लोगों से भी ज्यादा बड़ा अपराधी है। वो तो अपराधी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने किया ये काम। आपका काम था सच बताना और आपने पूरी ताकत लगा दी अपनी उस सच को झूठ साबित करने में। और उसमें तो वो कामयाब आखिर भी हो कहीं गए। तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो दौर था सुप्रीम जब कोर्ट के जजमेंट आप देखिए, दंगा पीड़ितों के नाम पर जो पैसे इकट्ठे हुए वो कैसे खर्च हुए, किस तरह के एनजीओ थे। जो बात की इसको कवर करने की कोशिश प्रयास हुए सारे। गुजरात राइट्स को माना जाता है पहला बड़ा दंगा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया, जो कैमरे ने कवर किया था, जहां लाइव रिपोर्टिंग हुई थी। ये ऐसा पहला कम्युनल राइट था। तो आज तक लोग कहते हैं कि भाई जोर ज्यादा ये था कि भाई जहां दंगा हो रहा है, जहां आग दिख रही है, वो कैमरे पर दिखाओ। लेकिन अच्छा, अगर वो आग भी दिखानी थी तो भाई जहां से शुरू हुआ था वो उस आग की भी बात करते। सर उस आग को रिकॉर्ड करने के लिए छत पे चढ़ गए लोग, बुझा ही नहीं, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में आग दिख रही है, वो कैमरे में आ नहीं रही है, तो लोगों के बिना परमिशन लिए छत पे चढ़ गए हैं। और वो बैकड्रॉप पे वो परफेक्ट शॉट, मिड शॉट आप लगाए हुए हैं ताकि आपको पीछे आग दिखे। ये हमारी फिल्म है और ये सच है, और आप जानते होंगे इस विषय को। बिल्कुल। अब नाम नहीं ले सकते तो हाँ, हम सब लोग नाम जानते हैं उन लोगों के उनके नाम जो पता है, उन्होंने अपॉलॉजी भी करी कुछ ना अपने आर्टिकल्स के लिए। उन घटनाओं की रिपोर्टिंग से कौन से चैनल और कौन से पत्रकार कितने बड़े बन गए, आज उनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने बोला हुआ है अपने इंटरव्यूज में सर कि सारी कोशिश ये नाम लेकर। उस वक्त ये कोशिश हो रही थी कि ये आग बुझे ना, आग बुझे ना। ऐसी ऐसी चीजें टीवी पर बोली जा रही थी और वो एक खास सेक्शन था बिल्कुल मीडिया का। और वो खास सेक्शन जो है उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इंग्लिश सेक्शन था। और ये हमने फिल्म में कहा है, ये वो कॉलोनियल हैंगओवर की जो हमने बात की है, वो कॉलोनियल हैंगओवर वालों का बहुत बड़ा योगदान था इस मिस इन्फॉर्मेशन में। और हमने बिल्कुल निडर कि वो होके- सच जानते थे लेकिन बताया नहीं। बिल्कुल दे न्यू इट बिल्कुल कि कोच जलाया गया था। नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसको ढकने का उतना ही उससे ज्यादा अच्छी तरह से पुख्ता प्रबंध किया कोशिश उन्होंने। हुई। क्या वजह दिखाई आपने इसकी? मैं तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री की, मतलब वजह क्या बताइए? उनके ऊपर कोई दबाव था कि ये रिपोर्ट ना करो, कि ये जला दी गई कोच, ये लोग जिंदा जलाए गए? सर आप दबाव बिल्कुल कह सकते हैं, दबाव था। फिल्म में जो हमने दिखाया उन पर दबाव था। अच्छा, डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज की गई। और जैसे भी सर ने कहा कि वो कहाँ थे और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी एफडीआई जो होनी थी उस पर रोक पड़ जाती। ये सब जानते हैं सर। नहीं, उन सब पत्रकारों के बंगले हैं दिल्ली में, उन सबको पद्मश्री मिल चुका है और 2014 से 4 से 14 के बीच में मिला है। सबको पता है, सबको नाम भी पता लग गए होंगे कौन पत्रकार हैं। उनमें से कुछ तो अब यूट्यूबर बन चुके हैं। सरकार के डार्लिंग हुआ करते थे वो लोग, सरकारें बनाया करते थे। मंत्री की कहानी मुझी तुम क्या लोगी और राजा तुम क्या मिनिस्ट्री लोगे, वो बातें करा करते थे वो पत्रकार। उस वक्त सेंटर की गवर्नमेंट का सर पूरा सारा जोर कहाँ था? सारा जोर था कि किसी तरह से 59 लोगों की जो हत्या हुई है उस खबर को दबा दिया जाए, जो दंगा हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। निशाने पर मोदी थे, निशाने पर बीजेपी थी, आरएसएस थी। विक्रांत नहीं बोल पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि ये इनका इनका काम डोमेन दूसरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल अलग है और अलग काम किया है उन्होंने।
लेकिन सारा फोकस वहीं पर था। और उसमें आप देखिए कि अमित शाह को जेल भेजने में, हालांकि दूसरे मामले में वो सफल भी हुए, सारी कोशिश ये थी कि दंगे का जिम्मेदार मोदी को ठहराओ और जेल भेजो, मोदी को जेल में डालो। जेल में डालो। एकमात्र जो है उद्देश्य इसकी था। तैयारी पूरी थी। पूरी तैयारी थी पूरी मेहनत कि भी करी। कुछ भी करो, किसी भी तरह से करो। बाद में तो जो है ये भी कोशिश हुई कि गिरफ्तार कर लो, जब एसआईटी की पूछताछ हो रही थी कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए, तो 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा गुजरात में ऐसा दंगा होगा जो रुकेगा नहीं अगर मोदी को अरेस्ट अगर मोदी को अरेस्ट कर लिया, मतलब उन्होंने डर में नहीं करा, उनका मंशा उनकी वो और वो लोग आज मतलब इस बात पर उनको पछतावा है कि हमने ऐसा क्यों नहीं मोदी किया। को जेल में क्यों नहीं डाल दिया? नहीं तो आज यहाँ तक ना पहुंचता। डालते कैसे? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही थी, क्या कर वो लेते? आपकी सरकार है, वो तो अदालत तय करेगी कि आपने गलत गिरफ्तार किया, नहीं करना चाहिए था। ये सब तो ये होने में समय लगेगा ना। और आप अपने देश के जुडिशियल प्रोसेस को जानते हैं कि डिले करना बहुत, जो समृद्ध लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान काम है। तारीख पर तारीख जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। फिल्मों में और खासकर जो असल घटनाओं के इर्द गिर्द बनी होती हैं उसमें डिस्क्लेमर चलता है। जी। आपकी फिल्म को डिस्क्लेमर दे रही है कि भाई ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन हमारा किसी पात्र को किसी पात्र का असल व्यक्ति से जैसे मैंने आपसे डिस्क्लेमर तो आजकल आप भी लगाने लगे। जैसे डिस्क्लेमर तो आपने भी लगाया सर। आपने बुलाया, कॉफी पिलाई। मैं उसको बड़ा जोर, मैं उसको खास गौर से इसलिए देखता हूं कि मुझे ये पता चले कि भाई फिल्म में जो हो रहा है ये एक्चुअली ये क्लेम क्या कर रहे हैं कि हम आपको असल घटना वैसी की वैसी बता रहे हैं या हमें उसके इर्द गिर्द ये तो बनाया? ट्रेलर में आपने देख लिया, हमने कहा है कि ये सच्ची घटनाओं पे, दुर्घटना पे आधारित है ये, लेकिन लिमिटेशंस होती हैं सर, जैसे आपकी हैं वैसे हमारी भी हैं। ठीक है। आज हमारे पास राइटरों से ज्यादा लॉयर्स घूमते हैं हमारे आसपास। तो हम उस दिक्कत में पढ़ना नहीं चाहते हैं। इट्स वेरी सैड, इट इज द ट्रेवेस्टी ऑफ द टाइम्स वी लिव इन। बट खैर क्या ही कर सकते हैं। पर इतनी कोशिश हमने की कि हम एक सच्ची दुर्घटना आप लोगों तक लाएं, और एक ऐसी जनरेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि मेरे खुद के घर में बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ था। अच्छा, और सिनेमा के माध्यम से अगर देखें, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा सर, कि दूसरे विश्व युद्ध में जो हॉलोकॉस्ट हुआ उस पे आपको आंकड़े भी पता हैं। यहां बैठे हैं आप, वहां जो हुआ आपको आंकड़े पता हैं, डेट्स याद हैं, नंबर याद है, लोगों के नाम याद हैं, उन पे पिक्चरें बनती हैं, कई पिक्चरें बनी, ऑस्कर मिलता है। नहीं, और उनकी आलोचना कर दीजिए, जेल भेज दिए जाएंगे। आपको सौरभ पता है 18 ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पे होलोकास्ट को डिनाई कर लें, ट्वीट कर दे तो आप अगले दिन जेल में चले जाएंगे। जर्मनी से लेकर, स्पेन से लेकर, इटली से लेकर, यूके से लेकर। आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ हमको यहाँ जो हुआ फैक्ट भी नहीं पता अपना। और अमेरिकी पर्ल हार्बर के ऊपर पिक्चर बना सकता है, WTC पे पिक्चर बना सकता है, क्योंकि सिनेमा बहुत इन्फ्लुएंस, कोई भी कला है, आर्ट जो है, हैज ऑलवेज बीन वेरी आप इन्फ्लुएंशियल। डाउट में आए कभी कि भाई ये करूं नहीं करूं? आपकी फैमिली ने या फ्रेंड्स ने बोला मत लो यार, ये प्रोजेक्ट मत लो? स्टार्टिंग में तो बोला ही। सर मुझे मेरे मैनेजरों ने कहा कि मत करो, मुझे मेरी माँ ने कहा कि मत करो, मेरी बीवी ने कहा कि तुमको क्यों करना है ये। मैंने कहा कि मुझे ये इसीलिए करना है क्योंकि ये कहानी बोली जानी चाहिए। उम्मीद है कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा इस फिल्म में, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस का एक स्कोप था, एक जर्नलिस्ट प्ले करने का स्कोप था, और सच्ची दुर्घटना पे आधारित, आई डोंट थिंक आई वुड हैव गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ। सर बहुत गहरी और गंभीर बातें कर रही हैं। आप करने वाले हैं कोई कॉमेडी वॉमेडी की? नहीं जल्दी सर चल रही है, मतलब खोज चल रही है, मतलब फिल्में कर रहा हूँ, 2 फिल्में कर रहा हूँ अगले साल। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? आई लव ड्रामा सर, आई लव ड्रामा। और जैसे पिछले कुछ सालों में मैंने कहा, कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सोशल कमेंट्री हो, कुछ चर्चा हो सर। एक तो वैसे ही आज फोन ने और सोशल मीडिया ने हम सबका अटेंशन इतना डाइवर्ट करके रखा हुआ है कि जैसे पिक्चर खत्म होती है, लाइट ऑन होती है, आप फोन में घुस जाते हैं। हाँ। जो देखा है, जिसको तुमने अपने जीवन का 2-2.5 घंटा दिया, उसको महसूस तो करो, रिफ्लेक्ट तो करो, सोचो तो। सिनेमा एक जमाने में इतना इन्फ्लुएंशियल मीडियम होता था कि लोग अपने घरों पे जाके एक्सपीरियंसेस जर्नल करते थे। आज तो पिक्चर चलते चलते सबसे पहले दुनिया को दिखाना है कि मैं कौन सी पिक्चर देख रहा हूँ, वो फोटो खींच देते हैं और इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। बहुत पावरफुल मीडियम है स्टोरी टेलिंग सर। कलम की ताकत आज भी उतनी ही है। आप एक अलग दिशा में, अलग क्षेत्र में संभाल रहे हैं, हम अलग क्षेत्र में संभाल रहे हैं, लेकिन जो कलम आपने हाथ में पकड़ा उसकी बहुत ताकत है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कहानियों में बहुत ताकत है। विक्रम मैसी की एक खूबी है, इतना सहज कलाकार आपको देखने को कम मिलेगा। थैंक यू सर। जिस रोल में भी है आपको लगेगा कि इससे बेहतर तो ये रोल और कोई कर नहीं सकता। खासकर 12th फेल में तो हम लोग अरे सबको रुला दिया थैंक यू सर। थैंक जब यू आपका रिजल्ट आया। थैंक यू।